नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजधानी देहरादून में वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से आयोजन। हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मोर्चा की अध्यक्ष रितु खंडूरी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहे मौजूद। महिलाओं की भागीदारी और चुनावी रणनीति के बारे में की गई चर्चा। हल्द्वानी के कांग्रेस भवन में अहम बैठक का आयोजन। नैनीताल जिला प्रभारी हरीश धामी और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत रहे मौजूद। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया संवाद। उत्तराखंड में स्कूल हुए अनलॉक। करीब 1.5 साल बाद स्कूलों में लौटी रौनक। कक्षा 5 तक के स्कूल खुलने से बच्चे दिखे उत्साहित। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को दिया गया परीक्षण। लालकुआ में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद होने के साथ 2 युवकों को भी दबोचा। करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है स्मैक की कीमत। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून से एक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहा। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उद्योग विभाग की ओर से एक आयोजन में हिस्सा लिया। तो वही विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हल्द्वानी में आयोजित की गई, जिसके आपको बता दें कि प्रथम सत्र का शुभारंभ भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु खंडूरी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की भागीदारी एवं चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की गई। तो वहीं पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिला मोर्चा की हमेशा से अहम भागीदारी रही है। तो वहीं उन्होंने महिलाओं को 50% विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने की बात पर कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाएगा। इसका फैसला केंद्रीय आलाकमान को करना है। इसको लेकर ही यहाँ पर हम लोगों ने आज बैठक की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाएं जिस तरह से कार्य करती आई आगे भी करेंगी और 22 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की फतेह है। इसके बाद मैडम 2022 में महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट मिले, इससे किस तरह से जोड़ी है? ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पर हर फोरम पर कह रही हूँ 50% हम लोग हैं उत्तराखंड में। आप जानते हैं 50% को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं महिलाओं को। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बहनों को मिले और बहुत हमारे पास मेरिटोरियस बहनें हैं जो इस वक्त विधायक के बनने के लायक हैं। उन्हें बनना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले पंचायत में रिजर्वेशन देकर आज बहनें निकल रही हैं बाहर, उसी तरह से विधानसभा में भी हमें मिलना चाहिए। मैम कार्य समिति में क्या? कार्य समिति में देखिए अभी तो हम लोगों ने बाहर तो उद्बोधन सुना हमने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने, और उसमें यही कहा गया कि इलेक्शन के चुनाव 22 आ रहे हैं और हम सबको मिलकर दोबारा से सरकार तो आ ही रही है, उसके लिए और मेहनत करनी है ताकि जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ हम दोबारा वापस। अब स्लोगन दिया भी है आपकी बात 60 के बारे में कैसे 60 के बाद महिलाओं को किस तरह के कार्य दिए जाएंगे जन जन तक पहुँचे? देखिए ऐसे में हम हैं ही, हम लोग समाज में रहते ही हैं।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हल्द्वानी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज की संदिग्ध मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख संत जिन्होंने संत समाज को एक सूत्र में बांधकर महाकुंभ जैसा आयोजन संपन्न कराया। कौशिक ने कहा कि इस संदिग्ध मौत पर उच्च स्तरीय जांच सरकार द्वारा करानी चाहिए। तो वहीं कौशिक ने अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे के दौरान उत्तराखंड के लिए घोषणाओं पर तंज कसा। जो घोषणा है वो राज्य में लागू करना चाहते हैं। पहले जिन राज्यों में उनकी सत्ता है वहाँ शुरू करके देखें। वहाँ उन्होंने शुरू नहीं की 5 साल में। वहाँ बेरोजगारी का आलम क्या है, वहाँ स्वास्थ्य का आलम क्या है, वहाँ कौन सा बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दिया है, वहाँ दिया नहीं है। यहाँ की वो बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव की दृष्टि से जनता का विश्वास पैदा करना, हमारा कार्यकर्ता 4.5 साल जनता के बीच में रहा है। महीने 2 महीने में आकर आप इस प्रकार की घोषणाएं करके। तो हल्द्वानी के कांग्रेस भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नैनीताल जिला प्रभारी और धारचूला विधायक हरीश धामी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संवाद भी किया गया और साथ ही साथ इस दौरान धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है और इसीलिए अब प्रदेश की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। अब चुनाव समिति के चेयरमैन के रूप में जो हरीश साहू जी को बनाया गया, तो एक तरफ से वो चेहरा भी है। देखिए, कुछ लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चलता है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और सब कार्यकर्ता चाहते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नैनीताल जिले की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों के द्वारा यही कहा गया है कि भाई हरीश साहू जी को एक चेहरा घोषित किया जाए और उत्तराखंड में जो विकास कार्य रुके हैं, उत्तराखंड का जनमानस के साथ, देवभूमि के लोगों के साथ जिस तरह से भाजपा ने छलावा किया है, उसको हटाकर जो है कांग्रेस को काबिज करने का काम। इस समय सक्रिय है, पूरा संगठन मोबिलाइज है। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सारी इकाइयाँ अपनी अधिकतम कार्य क्षमता का उपयोग संगठन को मजबूत करने में कर रही हैं और ख़ासतौर पर जो हमारी परिवर्तन यात्रा इस समय प्रदेश में चल रही है, उसको जनता ने बढ़ चढ़ करके जो है सड़कों पर आकर के उसका स्वागत किया है, उसको आशीर्वाद दिया है। तो वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का भले ही विधिवत शुभारंभ हो गया हो, लेकिन सीमित संख्या के दर्शनों की बाध्यता से श्रद्धालुओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से श्रद्धालु ऋषिकेश में परेशान घूम रहे हैं। कई श्रद्धालु तो बिना दर्शनों के ही वापस लौटने में लगे हैं। ऐसे में 4 धाम यात्रा का संचालन किस प्रकार से सफल होगा, ये सवाल परिवहन कारोबारियों के दिमाग में अब घूमने लगा है। श्रद्धालुओं ने सरकार से रजिस्ट्रेशन की संख्या असीमित करने के साथ काउंटर ऋषिकेश स्थित बीटीसी परिसर में खोलने की मांग की है। हमारे द्वारा, सरकार द्वारा जो न्यायालय में जो स्ट्रेंथ रखी गई है वो इतनी कम है कि वो तो 400, 600, 800, 1000, ये तो एक घंटे में ये बुकिंग हो जा रही है। इसमें कम से कम सरकार को चाहिए था कि जब यात्रा खुल रही है, आप ये सोचिए कि जब सरकार द्वारा ये मांगा जा रहा है कि या तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाओ और या फिर 2 वैक्सीन की रिपोर्ट लेके आओ, जब आपने सारी औपचारिकता पूरी कर ली है तो उसमें स्ट्रेंथ का क्या मतलब रह गया। जय, मेरा नाम है दिनेश कुमारी। हमने बहुत दिनों से सोच रखा था कि ये बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से तो हमारा प्रोग्राम बना। अब यहाँ आके पूछा तो बोलते हैं कि इसके लिए ई पास की आवश्यकता है, टिकट तभी मिलेगी और हो सकता है आगे दर्शन ना मिले हमें बिना ई पास के। तो हम पैसा खर्च करके आए भी और आगे दर्शन ना मिले तो हमें परेशानी है कि ई पास की सुविधा यहाँ पर काउंटर पर उपलब्ध हो, जिससे किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना रहे। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में कृषि वाहनों का उपयोग कमर्शियल कार्यों में किए जाने और ओवरलोडिंग के विरोध में ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक संचालकों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा और कार्रवाई किए जाने की मांग भी रखी। ट्रक ऑपरेटरों ने आरोप लगाया कि किच्छा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों द्वारा बिना टैक्स जमा कराए ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कमर्शियल काम में किया जा रहा है और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों से
अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली से ओवरलोडिंग कर गन्ने और चीनी की ढुलान की जा रही है, जिससे ट्रक संचालकों का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। मुख्य विषय ये है कि जो गन्ना सीजन में जो वाहन जिसके माध्यम से ढुलाई की जाती है उस पर ओवरलोड और उसके समुचित परमिट इत्यादि का इनका कहना है कि अभाव रहता है। निश्चित तौर से गंभीर विषय है। ऐसे विषय में ARTO से वार्ता करके निश्चित तौर से इसमें जो भी समुचित कार्रवाई होगी और जो भी इसमें अर्थदंड या जिस प्रकार का प्रवर्तन कार्रवाई करना आवश्यक होगा निश्चित तौर से सुनिश्चित की जाएगी। इसकी प्रतिनिधि हमने DM साहब को एवं परिवहन मंत्री को एवं मुख्यमंत्री को भी की। इसमें हम लोगों की मांग ये है कि अधिकांशतः हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है जो ट्रकों से किया जाता था वो ट्राली वालों ने हमसे छीन लिया और ट्राली वालों से छीन लिया और उसके बावजूद वो लोग बिना कागजों के, बिना पेपरों के, बिना कोई टैक्स जमा किए कार्य करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लक्सर में तहसील दिवस मनाया गया और इस मौके पर 50 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 40 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के पास भेजा गया है। उप जिलाधिकारी विवेक गुप्ता ने बताया कि 40 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के पास भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं आए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाकी की शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई को प्रेषित कर दी जाएगी। जिन विभागों के सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक प्रेषित कर दी जाएगी। और इसके अलावा सभी विभागों से मेरा अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर जो भी शिकायतें यहाँ पर आई हैं जो भी उनको भेजी जाएंगी उसको तत्काल निस्तारित करके विलंबतम 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर अपनी आख्या भेजेंगे। तो वहीं रुड़की में विधायक अवतार सिंह भड़ाना दौरे पर रहे। उन्होंने रामनगर दीवानी कचहरी में अधिवक्ताओं से किसानों के बारे में चर्चा की और सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। आज जो किसान मोर्चा है ना उसके वॉलंटियर हैं जो कमजोर मोर्चा है ना उस कमजोर मोर्चे में अवतार सिंह भड़ाना की ड्यूटी लगती है। मैं तो वो ड्यूटी निभा रहे किसान की आवाज़ बुलंद करने आया हूँ और ये कहूँगा कि उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में जो किसान का दमन करता होगा वो यहाँ से MP MLA नहीं बनेगा। किसान और मजदूर उसे वोट देंगे जो किसान की और गरीब मजदूर की बात। बता दें कि जनपद चमोली के सिवाई और पनाई के ग्रामीणों का धरना जारी रहा और ऋषिकेश खंडप्रयाग रेलवे परियोजना का कार्य ग्रामीणों ने मांगे न माने जाने पर रोक दिया, जिसके बाद विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन बात नहीं बन सकी और अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। धरने पर बैठे हुए हैं जो ये कंपनी वाले यहाँ भारी विस्फोट कर रहे हैं कि भारी विस्फोट न किया जाए और कंपनी प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। रेलवे विकास निगम ने DVL कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ठेका दे रखा है जी। RVNL जब यहाँ पे आया था हमारे जो ये हमारे खेत थे उन्होंने कहा था हम प्रत्येक प्रभावित परिवार को RVNL के थ्रू नौकरी देंगे जी। लेकिन ये नौकरी का अगर जो इन लोगों को दिया भी है 20-25 लोगों को इनमें से आधे से ज़्यादा दिहाड़ी वाले हैं जी। और ये बोलें कि हमने नौकरी दे रखी है जी। और उनमें से कई को बाहर भी कर दिया है। तो जो रेल का काम चल रहा है करीब 1 साल हो गया इसको चलते चलते सिवाई बनाई है ठीक है। और यहाँ की 80% ज़मीन रेलवे ने ले ली है ठीक है और लोग भूमिहीन हो चुके हैं जी। और उनको न कोई रोजगार है न कोई व्यवस्था है यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। तो वहीं शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले मसूरी में लगभग 1.5 वर्ष के बाद कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, जिसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 3 घंटे तक ही स्कूल में पठन पाठन का कार्य किया गया। वर्षों के बाद आज अपना ये विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक प्रारंभ हुआ है। बच्चों के अंदर भी और अभिभावकों के अंदर भी बहुत उत्साह है और हमारे जो शिक्षक वर्ग है वो उनके स्वागत के लिए सुबह से ही खड़े थे
और भैया बहन भी अपने अभिभावकों के साथ में सुबह विद्यालय लगने से पहले ही पहुंच गए थे विद्यालय में। हम लोगों ने उनका टीका लगा करके उनका स्वागत किया। उससे पहले सभी कक्षा कक्षों को सैनिटाइज करके, उनको स्वच्छ करके, उनको इस मतलब कोविड गाइडलाइन के तहत जो मानक है उन मानक के अनुसार तैयार किया गया था। और कोविड गाइडलाइन की मानक के अनुसार हम लोगों ने प्रत्येक कक्षा के 50% भैया बहनों को ही आज विद्यालय बुलाया था। मेरी क्लास 5th है। आप आज बहुत दिनों बाद स्कूल गए हैं, कैसा लगा आपको आज? मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों से मिली, पढ़ाई करी और उनसे बातें करा। तो अल्मोड़ा जिले के कठायत बाड़ा से हर्षिला तक की सड़क आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरी तरीके से खस्ताहाल हो गई है। मार्ग खस्ताहाल होने से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही वाहन चलाते हुए हादसे होने का डर लगातार सताता रहता है, पर अधिकारी इस मार्ग को सुधारने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे। तो वही लोगों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन हालात जस के तस है। यहाँ पर से मैंने 20 बार एक्शन साहब को, एई साहब को, मैंने सबको बता दिया गया है। मैंने इनको बीच में भी फ़ोन किया था एई साहब को। उनके द्वारा कहना था कि नहीं भैया हमारी रोड पूरी साफ और अच्छी रोड है। 3 बार मैंने उनको बता दिया गया, उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस रोड से सारे अधिकारी भी जाते हैं, सारे नेता लोग भी इस रोड से जाते हैं। और इनको तो छोड़ो, एक दिन के 100 बार तो 108 इस रोड से जाती है। मुझे तो उनको देख के वो होता है कि जो उसके अंदर होगा, जो आदमी अगर उसको कुछ नहीं भी होने वाला होगा तो इस सड़क में हमको तो ये नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुंच पाएगा। और काफ़ी लीपापोती हो रही है, प्रशासन भी सुन नहीं ले रहा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों से ऑडिशन कराए जाने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के कलाकारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। लोक कलाकार महासंघ के महासचिव गोपाल चमयाल ने कहा कि सरकार से बार बार वार्ता के बाद भी उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, जिसके लिए वो आज यहां हो रहे ऑडिशन के खिलाफ है और सरकार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी वो इसका विरोध करेंगे। जो आपका विभाग है वो विभाग मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री के विवेक से उसमें कलाकारों को हित देखते हुए, इस कोविड काल को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकाले। आज हमें मजबूर होकर यहाँ पर अमर अनशन में बैठना पड़ा, जहाँ पर उदय संघ नाट्य अकादमी है। उदय संघ नाट्य जो हमारे विख्यात रंगकर्मी रहे भारतवर्ष के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार है, उनकी कर्मभूमि में जहाँ पर बना है भवन, वहाँ पर हमारे सभी कलाकार बंधु माओ से सभी लोग धरने में बैठे। सूचना विभाग प्रति 3 वर्ष में सांस्कृतिक दलों का ऑडिशन कराता है और राज्य गठन के बाद ये 5वां सांस्कृतिक दलों का ऑडिशन है और प्रति 3 वर्ष में हम ये ऑडिशन कराते हैं। चूंकि पिछले बार कोरोना काल था तो इसलिए ये ऑडिशन 3 साल में नहीं हो पाया, उसमें हमने रिलैक्सेशन देते हुए लगभग ऑडिशन दोबारा 4.5 साल में हो रहा है। और ये गढ़वाल मंडल में 5 दिन का ऑडिशन हो चुका है देहरादून में संपन्न। कुल 126 टीमों ने वहाँ पे आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 121 टीमों ने अपने ऑडिशन दे भी दिए हैं। देहरादून में केवल 4 या 5 टीमें अनुपस्थित रही। अब प्रश्न होता है कि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उन लोगों का कहना है कि हमारा ऑडिशन अभी ना रखा जाए, 6 महीने बाद रखा जाए। मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ और हमारे शासन प्रशासन के लोगों ने भी समझाया कि भाई ये आपके हित में ऑडिशन होना, क्योंकि यदि आपके ऑडिशन है 3 साल बाद नल एंड वाइट हो गया एक प्रकार से ऑडिशन जो पुराना था, तो ये आप नया ऑडिशन होंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें लगभग 50 नए दल भी जो 3 साल से प्रतीक्षा, 4 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा ऑडिशन कब होगा। उन लोगों की बार बार ये डिमांड है कि सर 3 साल में आप करते हैं और 4.5 साल हो गए तो हमारा ऑडिशन होना चाहिए। तो वहीं लालकुआं में पुलिस टीम ने बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की है और इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वेश पवार ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक स्मैक की तस्करी कर बहेड़ी से हल्द्वानी ले जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने टीम बनाकर लालकुआं बैरियर पर तलाशी अभियान चलाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया और साथ ही साथ उनकी तलाशी लेने पर करीब 62 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिनको गिरफ्तार करते हुए कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीकृत कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दोनों अभियुक्तों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पुलिस ने बताया कि स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए है।
जो जनपद स्तरीय एडीटीएफ टीम थी उसकी सूचना पर हमारी थाने की जो टीम एडीटीएफ जिसमें SI मनोज चौधरी है, हम लोगों ने जो है अपनी सुभाष नगर बैरियर पे एक टिकट लगाई और एक बैरिकेटिंग करके फिर जो है एक बस, मुखबिर ने बताया कि इस बस नहीं है, तो जैसे ही हमने बस को रोकने की कोशिश की तो 2 लोग भागे, उन्हें हमने जो है आवश्यक बल प्रयोग करके उन 2 लोगों को पकड़ा। पकड़ने पर पूरे हमने जो है NDPS एक्ट के जो प्रावधान है और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश है उन्हें पूरा फॉलो करते हुए 2 लोग यूनिस अली, ये बहेड़ी का है बरेली, दूसरा राम प्रसाद है सुतैया निवासी थाना बुलवट्टा उधम सिंह नगर से है। तो इन दोनों के पास से जो है हमें यूनुस के पास से 46 ग्राम स्मैक और जो राम प्रसाद है 16 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।